नमस्कार एंड आई वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन ग्लोबल लुकआउट। दोस्तों, हाल में एक बहुत बड़ा इशू हो गया था चाइना के युआन वांग 5 शिप को लेकर, जिसको चाइना का स्पाई शिप भी कहा जा रहा था। चाइना चाहता था कि ये शिप वो डॉक करके रखे कुछ दिन के लिए श्रीलंका के हम्बनटोटा पोर्ट पे, लेकिन इसमें उसको बहुत ज्यादा दिक्कत आई थी। फाइनली उसको परमिशन मिल गई और उसने 16 से लेकर 22 अगस्त तक ये शिप अपना डॉक करके रखा हम्बनटोटा पोर्ट पे, कुछ रिस्ट्रिक्शंस के साथ, जैसे कि उसे अपना रडार बंद करना पड़ेगा और इसी तरह की बाकी रिस्ट्रिक्शन उस पर लगाई गई। अब हुआ क्या है कि चाइना के जो एम्बेसडर हैं श्रीलंका में, उनने अपने स्टेटमेंट में ये कहा है कि श्रीलंका ने पास्ट में 17 बार एग्रेशन झेला है अपने नॉर्दर्न नेबर का और इसको सक्सेसफुली ओवरकम किया है। अगर आप लोग मैप में देखें तो श्रीलंका के नॉर्थ में सिर्फ एक ही कंट्री है, इंडिया। सवाल यहाँ पर ये उठता है कि क्या इंडिया ने सचमुच श्रीलंका पे 17 बार अटैक किया है, और किया भी है तो क्या रीजन है कि चाइनीज एम्बेसडर ने श्रीलंका के अपनी ट्वीट में इसका मेंशन किया है, और इंडिया का इसके बाद क्या रिस्पॉन्स रहा है, ये सब आपको जानने को मिलेगा इस वीडियो में। और भी बहुत कुछ आप लोग को जानने को मिलेगा, बस आपको एंड तक बने रहना है। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करना है। चाइना ने जब श्रीलंका से पहले परमिशन मांगी थी अपने शिप को डॉक करके रखने की हम्बनटोटा पोर्ट पे, तो पहले श्रीलंका ने इसको मना कर दिया था, जिसकी वजह से इस शिप को यहाँ आना था 11 अगस्त को, लेकिन ये नहीं आ पाया था। लेकिन फिर किसी तरह से चाइना को ये परमिशन मिल जाती है और चाइना की ये शिप 16 अगस्त को आती है ये हम्बनटोटा पोर्ट पे, और 16 से लेकर 22 अगस्त तक ये यहाँ पर रुकती है। और इसके लिए भी इस शिप पे बहुत सी कंडीशन लगा दी जाती है। इस बीच इंडियन सैटेलाइट्स भी कंटिन्यूस नजर रखी हुई थी इस शिप पे, ताकि इस शिप से जो थ्रेट्स थी हम लोग को उसको कम किया जा सके। हालांकि चाइना ने फाइनली वो कर लिया जो करना चाहता था, अपनी शिप को डॉक करके रखा यहाँ पर। लेकिन जितनी परेशानी उसको झेलनी पड़ी एक पोर्ट पे अपने शिप डॉक करने के लिए, जो कि ऑलरेडी उसके पास लीज पे है, वो और फिर और भी जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट है इस समय की, जिसकी वजह से चाइना बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो गया है। चाइना को ये दिख रहा है और पूरे वर्ल्ड को ये बहुत साफ दिख रहा है कि इंडिया जो है हर मोड़ पे चाइना को काउंटर करते आ रहा है, चाहे वो इंडियन ओशियन का रीजन हो या फिर साउथ चाइना सी या इंडो पैसिफिक का रीजन हो। इसके अलावा इंडिया अपने नदर्न बॉर्डर पे भी चाइना को अच्छे से काउंटर कर रहा है। वेस्टर्न कंट्रीज भी और बाकी कंट्रीज भी जो चाइना से परेशान है, इंडिया के इस रोल को अच्छे से देख रही हैं और इंडिया की इंपॉर्टेंस को समझ रही हैं। कुछ महीनों पहले ही ऑस्ट्रेलिया के एक एक्स प्राइम मिनिस्टर ने ये कहा था कि अगर चाइना को काउंटर करना है या चाइना से लेकर कोई भी सवाल है तो हर सवाल का जवाब है इंडिया। यूएसए भी इस चीज को जानता है बहुत अच्छे से, और यूएसए, यूके और बाकी वेस्टर्न कंट्रीज का ये मानना है कि इंडिया से बना के रखो तभी आप चाइना को काउंटर कर सकोगे। कुछ टाइम पहले ही यूएसए के एक थिंक टैंक का ये स्टेटमेंट आया था कि नो नेशन इज मोर इम्पोर्टेंट देन इंडिया एज यूएसए सीक टू काउंटर चाइना। इन देशों का ये भी मानना है कि इंडिया को अपने इस रोल को अच्छे से प्ले करने के लिए जरूरत है कि इंडिया को और मजबूत बनाया जाए, और अगर हम लोग इंडिया को पावरफुल बना देते हैं तो आधा प्रॉब्लम तो ऑलरेडी सॉल्व हो जाएगा चाइना को लेकर। कई कंट्रीज का ये भी कहना है कि चाइना के ताइवान पे इन्वेजन को रोकने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है इस एरिया में इंडिया का पावरफुल होना। दरअसल इंडिया का जो रिस्पांस रहा है गलवान वैली डिस्प्यूट में, या फिर और पीछे जाएं डोकलाम स्टैंड ऑफ पे, ये काफी इम्प्रेसिव रहा है। इसके बाद से ही इंडियन गवर्नमेंट ने जो स्टेप्स लिए हैं आर्मी को मॉडर्नाइज करने के लिए, वो भी काबिले तारीफ रहे हैं। हाल में ही मैंने एक वीडियो बनाई थी एफ इंसास सिस्टम को लेकर, जिसमें मैंने बताया था कि कैसे इंडियन गवर्नमेंट इंडियन आर्मी को मॉडर्नाइज करेगी और इंडियन आर्मी के सोल्जर के पास क्या टेक्नोलॉजी रहेगी फ्यूचर में। इस वीडियो का लिंक मैं आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, अगर आप देखना चाहते हैं इस वीडियो को तो वहां से देख सकते हैं। इन सब रीजन की वजह से इंडिया की जो इम्पोर्टेंस है वो झलकती है इन कंट्रीज की फॉरेन पॉलिसीज में भी। रशिया से S-400 खरीदने के लिए टर्की पे सैंक्शन लग जाता है, चाइना पे सैंक्शन लग जाता है, लेकिन इंडिया पे सैंक्शन नहीं लगता है। यूएस का ऐसा मानना है कि हम लोग इंडिया पे सैंक्शन लगा ही नहीं सकते क्योंकि इंडिया हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट पार्टनर है। यूएसए के और वेस्ट के लाख मनाने के बाद भी इंडिया ऑयल खरीद रहा है रशिया से, और वो कंट्रीज कुछ नहीं कर पा रही हैं सबकी वजह से। और रिसेंटली में श्रीलंका में इस शिप को लेकर विवाद होने की वजह से चाइना बहुत ज्यादा परेशान हो चुका है। इसीलिए एक फ्रस्ट्रेटिव अटेम्प्ट किया है चाइना ने श्रीलंका में, चीज का मेंशन करके कि इंडिया ने 17 टाइम्स अग्रेशन किया है श्रीलंका। इसके बाद इंडिया के मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने ये कहा है कि ये स्टेटमेंट जो ब्यूरोक्रेसी की बेसिक एटिकेट्स होते हैं उसके अगेंस्ट है, और इसको बहुत ज्यादा गलत बताया है। दरअसल श्रीलंका में जो इतना बड़ा इकोनॉमिक क्राइसिस खड़ा हुआ है, उसमें अगर कोई कंट्री ऐसी है जिसने सच में श्रीलंका को हेल्प करनी चाहिए
तो वो है इंडिया। यहाँ तक कि आईएमएफ से भी श्रीलंका को कोई हेल्प नहीं मिल पा रही है, लेकिन इंडिया जो है वो बढ़ चढ़ के श्रीलंका की हेल्प कर रहा है उसके इस इकोनॉमिक क्राइसिस से डील करने के लिए। और श्रीलंका भी इस चीज को अच्छे से समझता है, इसलिए वो भी इंडिया के इंटरेस्ट को लेके थोड़ा सा कंसर्न है। इसलिए इंडिया के कहने पे शुरुआत में श्रीलंका ने मना कर दिया था चाइना को ये शिप लेके आने के लिए हम्बनटोटा पोर्ट। बाद में हो सकता है कोई मजबूरी रही होगी या फिर कोई और रीजन रहा होगा, अंदर की बात हम लोग को नहीं पता हो सकती है, जिसकी वजह से श्रीलंका चाइना की इस शिप को डॉक करने की परमिशन दे देता है। इस चाइना ने जो श्रीलंका को इस समय हिस्ट्री पे लेक्चर दे रहा है, उसने खुद चाइना की कोई खास मदद नहीं की है उसके इस इकोनॉमिक क्राइसिस में। एक बड़ा सवाल यहाँ ये उठता है कि क्या वाकई में इंडिया ने 17 बार अटैक किया है श्रीलंका पे पास्ट में? इसका जवाब जानने के लिए पहले हम लोग को समझना होगा कि इंडिया कंट्री या श्रीलंकन कंट्री है क्या। आज जिसे हम इंडिया कहते हैं उसकी ऐसी बाउंड्री है। इसके नॉर्थ में जम्मू कश्मीर आता है, साउथ में केरला और तमिलनाडु आता है, वेस्ट में गुजरात और ईस्ट में अरुणाचल प्रदेश तक आता है। ऐसे ही श्रीलंका की भी एक बाउंड्री है। उस बाउंड्री के अंदर जो कंट्री है उसको हम लोग श्रीलंका कहते हैं। लेकिन अगर आप लोग हिस्ट्री में देखेंगे तो आज का जो इंडिया है उसी के अंदर कई किंगडम और कई एम्पायर हुआ करते थे। बहुत कम टाइम ऐसा हुआ है कि ये पूरी कंट्री यूनिफाइड रही हो। हालांकि एक दो बार ऐसा हुआ है अशोका के टाइम पे, फिर उसके बाद समुद्रगुप्त के टाइम पे, फिर अकबर औरंगजेब के टाइम पे, जब लार्ज पार्ट ऑफ कंट्री यूनिफाइड थी। लेकिन बाकी टाइम पे अगर आप लोग देखेंगे तो इसी आज के इंडियन कंट्री के अंदर कई कंट्रीज थी और यही हाल था श्रीलंका का भी। तो किसी एक किंगडम ने श्रीलंका के किसी एक किंगडम पे अटैक किया होगा और इसको ये कहा जाए कि इंडिया ने अटैक किया है श्रीलंका पे, ये गलत होगा। ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं पास्ट में जब इंडियन प्रिंस ने एक्सपेडिशन किया हो श्रीलंका का और फिर वहां पर अपना रूल इस्टेब्लिश किया है और वहीं पर सेटल हो गए हैं। जैसे कि विजया एक नाम श्रीलंका के हिस्ट्री में काफी फेमस है। ये कहा जाता है कि नदर्न इंडिया के एक किंग के बेटे थे जो गए थे श्रीलंका में और फिर वहां पर इनने अपना राज्य स्थापित किया था। आज के टाइम में जो सेनालिस पीपल है इनको कहा जाता है कि ये इंडो आर्यंस और श्रीलंका के इंडिजिनियस ग्रुप के मिक्सचर हैं। इसके बाद एक मेंशन यहाँ पर होना चाहिए चोला एम्पायर का भी। शुरुआत में चोला एम्पायर एक छोटा सा किंगडम था। इसके अलावा 3 और किंगडम थे अशोका के टाइम में साउथ में, जैसे कि पांड्यास और चेलास। फिर ये धीरे धीरे इस चोला एम्पायर का राइज होता है और बाद में जाके ये पूरा एक एम्पायर बन जाता है। इसी में एक चोला किंग थे राजा राजा जो श्रीलंका पे भी अटैक करते हैं। श्रीलंका के राजरता किंगडम का बहुत बड़ा पार्ट अपने अंदर एनेक्स कर लेते हैं। कई बुक्स में ये भी मेंशन है कि जो श्रीलंका के किंग थे और उनकी क्वीन थी उनके साथ बहुत बुरा बर्ताव किया जाता है और बहुत ज्यादा उनकी बेइज्जती की जाती है इसके बाद। तो ये कुछ कलंक है इंडिया के चोला एम्पायर के ऊपर। लेकिन ये पूरा एम्पायर इंडिया नहीं था। इसके अलावा उस टाइम पे कई और किंगडम्स रहे होंगे, कई और एम्पायर्स रहे होंगे इंडिया के जो आज की टेरिटरी है उसी के अंदर। दूसरी बात, अगर ऐसे कुछ अटैक्स हुए भी हैं तो ये हमारी हिस्ट्री है। हिस्ट्री खत्म होती है, हिस्ट्री से सीखा जाता है, ना कि उसको रिवेंज का एक मुद्दा बनाया जाता है। कंट्री की जो फॉरेन पॉलिसी होती है उसका बेसिस सिर्फ और सिर्फ होना चाहिए फ्यूचर के इंटरेस्ट और आज के इंटरेस्ट। अगर हम लोग इंडिया की हिस्ट्री की बात करें तो हम पे ब्रिटिश ने राज किया, हमारे कुछ एरिया पे पोर्तुगीज का राज था, डच थे, फ्रेंक्स थे, इन सब ने इंडिया के कई पार्ट पे राज किया है। तो क्या आज इन कंट्रीज के साथ इंडिया के अच्छे रिलेशन नहीं है, या फिर हिस्ट्री के इस चैप्टर को खोल के इसके बारे में पढ़ के हम लोग इन कंट्रीज के साथ अपने रिलेशन बिगाड़ ले? ऐसा करना बेवकूफी होगी और अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ी मारने जैसा होगा। आज के टाइम में जो रियलिटी है वो ये है कि श्रीलंका की अगर कोई कंट्री हेल्प कर रही है तो वो सिर्फ है इंडिया। टोटल 4 बिलियन तक की हेल्प दे चुका है श्रीलंका को इंडिया अब तक, उसके इस इकोनॉमिक क्राइसिस से डील करने के लिए। श्रीलंका के अलावा इंडिया अफगानिस्तान की भी काफी हेल्प करता आ रहा है टाइम टाइम में। लेकिन अगर आप लोग देखेंगे तो शेरशाह सूरी जिसने हुमायूं को इंडिया छोड़ के भागने पे मजबूर कर दिया था, वो भी एक अफगानी था। तो अफगानियों ने भी इंडिया पे रूल किया है। तो इसका मतलब क्या हम अफगानियों से अपने रिलेशन बिगाड़ लें? इस रूल के अलावा अगर आप लोग और भी हिस्ट्री में देखें तो कई ऐसे इन्वेडर हुए हैं, कई ऐसे रोबर्स हुए हैं जो अफगानिस्तान से थे, जो इंडिया में आए और इंडिया में काफी कत्लेआम मचाया उन्हें और इंडिया के मंदिरों को लूटा और फिर चले गए। उसको आधार बना के हम लोग आज की फॉरेन पॉलिसी नहीं डिसाइड कर सकते। ये एक बेसिक कॉमन सेंस है। श्रीलंका भी इस चीज को समझता है, इसलिए मैं कहूंगा कि चाइना के इस अटेम्प्ट का कोई खास असर होगा नहीं इंडिया और श्रीलंका के रिलेशन पे। लेकिन इंडिया को इस चीज को समझना चाहिए कि जैसे जैसे चाइना की फ्रस्ट्रेशन बढ़ रही है उसका जो अटैक है वो और बढ़ता जा रहा है। और ये जितनी भी कंट्रीज है जो काउंटर करना चाहती है चाइना को, ये सब दूर है चाइना से और इंडिया ही ऐसी कंट्री है जिसकी बॉर्डर तक लगती है चाइना से।
तो इसलिए इंडिया को एक्स्ट्रा कॉशियस होने की ज़रूरत है और अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग काम करने की ज़रूरत है। तो इतना ही था गाइस इस वीडियो में। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इस वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दैट्स ऑल फॉर द वीडियो। हैव अ नाइस डे। टेक केयर।